हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन इकोनॉमी, कि आप इकोनॉमी से क्या समझते हो। तो इकोनॉमी क्या है, आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो आपसे पूछ ले कि इकोनॉमी की डेफिनेशन ही क्या है। तो इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या होगी, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं हम किसी एक एरिया में करते हैं। इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है, एक इन्वायरमेंट है जहाँ पर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विल हेल्ड, जहाँ पर सभी आर्थिक क्रियाएं की जाती है, उसको हम इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप क्या सोचते हो। देखो, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ प्लस वेलफेयर। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री ग्रोथ करे। ग्रोथ करने का मतलब होता है कि उसका जो प्रोडक्शन है, जो आउटपुट है, उत्पादन है, वो बढ़ता जाए। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उस कंट्री का वेलफेयर भी बढ़े। वेलफेयर भी बढ़े। वेलफेयर बढ़ने से जो ग्रोथ प्लस वेलफेयर होता है उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। देखो, कई देश क्या होते हैं, उत्पादन उनका हर साल बढ़ रहा है। उत्पादन बढ़ने का मतलब उनका बिजनेस अच्छा चला हुआ है, लेकिन वहाँ पर गरीबी ज़्यादा है, भूखमरी ज़्यादा है। एक सेक्टर के पास तो बहुत कुछ है लेकिन दूसरे सेक्टर के पास बिल्कुल ही रिसोर्सेज की कमी है। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहता है कि आप डेवलपमेंट करो, आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ देश में रहने वाले लोगों का सोशल वेलफेयर भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन इनइक्वालिटी, कि इनइक्वालिटी से आप क्या समझते हो। देखो, इनकम में जो इनइक्वालिटी होती है, लोगों की आय में असमानता से हमारा अभिप्राय है कि लोगों की आय में असमानता होती है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा साधन होते हैं, कुछ लोगों के पास कम साधन होते हैं। तो इनकम इनइक्वालिटी की यहाँ पर बात की जाती है, जो भेदभाव होता है। आप इसमें एग्जांपल डाल सकते हैं कि इंडिया में जो टॉप 1% लोग हैं, टॉप सिर्फ 1% लोग हैं, उनके पास इंडिया के पूरे रिसोर्सेज का 40% तो इनके पास ही है। फिर नेक्स्ट टॉप 10 के पास बचता है कुछ परसेंटेज। लास्ट में जो बचते हैं, मिडिल क्लास फैमिली या फिर उससे भी लो क्लास, तो उनके पास बाकी रिसोर्सेज है। तो ये देखो ना कि सिर्फ 1% के पास आपकी पूरी इंडियन इकोनॉमी के 40% है। तो इस तरह से आप इनिक्वालिटी में अगर आपको आगे एक्सप्लेन करना हो तो आप लॉरेंज कर्व के बारे में थोड़ा और गिनी कोफिशिएंट के बारे में लिख सकते हो कि इनिक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया कहाँ पर है, कहाँ पर कौन से प्लेस पे, रैंक कौन सी है हमारी। नेक्स्ट है कि आपसे पूछा गया कि टर्म रूलर, कि आप रूलर से क्या समझते हो, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से आप क्या समझते हो। मेनली रूरल एरिया से हम यही कनेक्ट करते हैं कि जहाँ पर ग्रोथ कम होती है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ नहीं होती है, जहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर का ज़्यादा काम किया जाता है, जहाँ पर इन्वायरमेंट एक्टिविटीज़ अच्छी होती है। जहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होता है, इन्वायरमेंट कहाँ का अच्छा होगा, जहाँ पर फैक्ट्रीज़ नहीं होती है। तो इस तरह से आप रूरल एरिया को डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन जमींदारी और महालवाड़ी। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि जमींदारी प्रथा है क्या। तो जमींदारी प्रथा क्या है, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। जमींदारी प्रथा क्या है कि ज़मीन को रेंट पर देकर जो मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, उनसे उनके उत्पादन का कुछ हिस्सा ले लिया जाता है। ये जमींदारी प्रथा है। ये कब आई थी, ये आई थी 1793 में आई थी। कौन लेके आया था, लॉर्ड कार्नवालिस लेके आया था इसको। तो इसमें क्या कहते थे कि आपने जितना भी उगाया ना अनाज, तो उसका जो 10/11 भाग, जितना भी आपने अनाज उगाया है। इस तरह से देखिए, जमींदारी प्रथा को 1793 में दी थी, लॉर्ड कार्नवालिस ने दी थी। तो इसमें कहते हैं कि जितना भी आपने उगाया ना, आपके कुल प्रोडक्शन का 10/11 भाग तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएगा, और जो 1/11 भाग बचेगा वो सिर्फ आपके पास जाएगा जिसने फसल उगाई है। तो देखिए कि 10/11 भाग तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एज अ रेंट आपने जितना प्रोडक्शन किया है। तो ये जमींदारी प्रथा है। नेक्स्ट आपसे पूछेगी मालवाड़ी प्रथा क्या है। तो इसमें क्या होता है कि गांव में एक व्यक्ति टैक्स कलेक्ट करता है और वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है। लाइक जैसे कोई सरपंच टाइप में हो या फिर गाँव का कोई हेड हो, वो टैक्स कलेक्ट करता है और आगे ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। ये 1833 में आई थी, विलियम बेंटिंग इसको लेके आए थे और ये यूपी और पंजाब में थी।
नेक्स्ट है कि व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि आप अपने साधनों का इस तरह से यूज़ करते हैं कि आप प्रेजेंट जनरेशन के कंजप्शन को देखते हुए फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप उन साधनों को बचाएं। तो सस्टेनेबिलिटी की बहुत सारी डेफिनेशन है, तो आप कोई भी एक किसी भी ऑथर की डेफिनेशन को याद कर लीजिए सस्टेनेबिलिटी। फिर उसके बाद अगर आपको एक अच्छा क्वेश्चन बना तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बता दीजिए कि 2015 से 2030 तक हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि प्रेजेंट जनरेशन के कंजप्शन को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर जनरेशन के लिए भी साधनों को बचाना। नेक्स्ट है कि एमएसपी स्टैंड फॉर, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन कीमत से आप क्या समझते हो, ये सरकार के द्वारा दी जाती है, किस बेसिस पे दी जाती है, ये आपको देखना होगा। नेक्स्ट है फेमा। फेमा क्या, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बैंक, ये 99 में आया था, 1999 में आया था। और ये है फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, ये क्या आया था, 1973 में आया था ये। तो फेमा में और फेरा में डिफरेंस क्या है, देखो पहले ये आया था उसके बाद फेमा आया था। देखो इसमें कुछ रूल्स बड़े टाइट थे, उन टाइट्स रूल्स को ही थोड़ी कम करने के लिए क्योंकि ये बिल्कुल रेगुलेशन था, इस फेमा के कारण बहुत सारे एफडीआईज हमारे यहाँ कम होता था क्योंकि हमारे रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा थे। तो उन रूल्स रेगुलेशन को कम करने के लिए हमने फेरा की जगह 1999 में फेमा लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें डिफ्रेंशिएट करना बिटवीन द बीओटी एंड द बीओपी। देखो बीओटी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बीओटी में सिर्फ हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट लेते हैं, और वो भी गुड्स का एक्सपोर्ट और गुड्स का ही इंपोर्ट, सिर्फ वस्तुओं के आयात निर्यात की बात करते हैं। लेकिन बीओपी में हम वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी ऐड करते हैं, इनकम को भी ऐड करते हैं, एफडीआई को भी करते हैं, बाकी सारे इसमें करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट की फेडरलिज्म से क्या होता है, देखो फेडरलिज्म होता है कि स्टेट प्लस सेंटर किस तरह से अपना काम कर रही है, स्टेट का क्या काम है, सेंटर का क्या काम है, दोनों मिलकर कितना अच्छा काम करिए, तो फेडरलिज्म का पार्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे पूछा कि एमएनसीज क्या, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस क्या होती है। देखो एमएनसीज क्या होती है कि एक कंपनी है, उसका हेडक्वार्टर तो यहाँ पर है, लेकिन वो बिजनेस करने के लिए यहाँ पर जाती है, उसकी सब्सिडीज उसकी ब्रांचेज है अलग अलग जगह। तो ये क्या है, एमएनसीज होती है, आपकी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। किसी भी 2 या 3 एमएनसीज के आप नाम याद कर लो नेट से और उसको इसमें डाल दो एग्जाम्पल के तौर पे। नेम द 3 टॉप पॉलिसीज ऑफ द गवर्न एन इकोनॉमी, कि गवर्न करने के लिए किसी इकोनॉमी को चलाने के लिए टॉप 3 पॉलिसीज़ क्या होती है। तो इसमें सबसे आती है आपकी सोशल इकोनॉमी, नेक्स्ट वन इज़ द प्राइवेट इकोनॉमी एंड नेक्स्ट वन इज़ द मिक्स इकोनॉमी। तो आपको पता है सोशल इकोनॉमी क्या है, सरकार के द्वारा जो चलाई जाती है, प्राइवेट क्या, कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है, मिक्स्ड क्या होती है, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एक्सचेंज रेट। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, विनिमय की वह दर जिसपे हम एक देश की करेंसी को दूसरी देश की करेंसी के साथ बदल सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस तरह आप एग्जांपल डालोगे कि $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज़ है, ये आपकी एक्सचेंज रेट है। ये दो कमियाँ ज़्यादा की जा सकती है, एक इसमें डिवैल्यूएशन होता है और एक इसमें डेप्रिशिएट होता है। तो इस तरह से आप डाल सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ द पैरेलल इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी क्या है। जो ब्लैक इकोनॉमी क्या होती है, जो आप ब्लैक इकोनॉमी या पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट करते हो। ब्लैक इकोनॉमी का मतलब है कि जो पैसा आपको एज अ टैक्स सरकार के पास देना चाहिए था, आप उस पैसे को सरकार से छुपाते हो, इलीगल एक्टिविटीज़ करते हो आप पैसे को लेकर। तो ये ब्लैक इकोनॉमी में ही आता है आपका, जो इतना सारा आप काला धन इकट्ठा करते हो। तो इसमें डाल सकते हो आप पैरेलल इकोनॉमी में, किसी कमेटी का नाम जरूर डालना पैरेलल इकोनॉमी में जब आप डेफिनेशन देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द फाइनेंस कमीशन। देखो इंडिया में 1951 से ही फाइनेंस कमीशन बनाया जा रहा है, और रिसेंटली हमारा 15 फाइनेंस कमीशन है, और जिसके चेयरमैन NK सिंह है। तो आपको पता फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, स्टेट और सेंटर के बीच किस तरह से जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का मतलब होता है कि पैसा, स्टेट और सेंटर के बीच में किस तरह से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, स्टेट को कितना पैसा देना है, सेंटर के पास कितना पैसा रहेगा, इस तरह के जो काम होते हैं फाइनेंस कमीशन करता है। फाइनेंस क्या है, पैसे का मैनेजमेंट करता है ये कमीशन। नेक्स्ट है कि फिस्कल पॉलिसी से आप क्या समझते हो। तो फिस्कल पॉलिसी में 4 चीज़ें आती हैं।
फिजिकल पॉलिसी में आपका टैक्स आता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आता है, पब्लिक डेब्ट आता है और बजट डेफिशिएट भी आपका फिजिकल पॉलिसी का ही पार्ट होता है। ये चार है। तो आप एक्सप्लेन करो फिजिकल पॉलिसी क्या गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है, गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ देती है, गवर्नमेंट जो उधार ले लेती है, या फिर नेक्स्ट वन क्या, गवर्नमेंट का जो घाटा हो जाता है उसको किस तरह से पूरा करती है। नेक्स्ट है डिफाइन कीजिए पॉवर्टी है। तो गरीबी क्या होती है, जब कोई लोग अपनी बेसिक नीड्स को भी, रोटी कपड़ा और मकान को फुलफिल नहीं कर पाते तो उसको पॉवर्टी कहते हैं। तो दो तरह की पॉवर्टी हो सकती है आपकी, एक एब्सोल्यूट टर्म में और रिलेटिव टर्म में। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है कि आपने क्राइटेरिया रख रखा है, जो लोग 1,000 रुपये से भी कम कमाते हैं या फिर जिन रोटी कपड़ा और मकान की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, वह एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी में आपका कंपैरिजन किया जाता है। आप एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, वहाँ सभी के पास कार है लेकिन यू डोंट हैव द कार। तो अगर आपके पास कार नहीं है तो इट मीन्स कि आप उनके कंपैरिजन में आप गरीब हो। नेक्स्ट है कि फूड सिक्योरिटी से आप क्या समझते हो। तो सरकार के द्वारा 1966 में और 1995 में फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ एक्ट्स आए हैं। 1995 का मैं बताती हूँ, मिड डे मील योजना आई थी। फूड सिक्योरिटी का मतलब है 1966 में क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। तो फूड सिक्योरिटी में मेनली होता है कि सरकार फूड को सिक्योर करती है। अगर कहीं पर कोई किसी तरह की महामारी आ जाए या फिर सूखा या अकाल पड़ जाए तो उसके लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं। सरकार ने अपना खुद का FCI का स्टॉक बना रखा है। 1995 से मिड डे मील योजना चला रखी है कि बच्चों को खाना मिले स्कूल्स में। नेक्स्ट वन इज़ था कि फिजिकल डेफिशिएट बताना है आपको लास्ट 2 ईयर्स का। ये पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के है, ये क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन है कि आपको फिजिकल डेफिशिएट बताना फॉर द लास्ट 2 ईयर। देखो मैं बताती हूँ, लास्ट ईयर हमारा 6.4 था फिजिकल डेफिशिएट और इस साल का हमारा एस्टिमेट किया है 5.9 फिजिकल डेफिशिएट। तो फिजिकल डेफिशिएट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन। तो क्या है डेफिनेशन फिजिकल डेफिशिएट की, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिवेन्यू एक्सेप्ट बोरोइंग। ये छोटी ही डेफिनेशन है। नेक्स्ट वन इज द GST। आप GST से क्या समझते हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, एक सिंगल टैक्स है। कब आया था, 1 जुलाई 2017 में आया था। तो GST और GST कहाँ पर लगता है, कितने टाइप का होता है, कितने कितने परसेंट लगता है, आप ये 2 मार्क्स में डाल सकते हो। व्हाट आर द 2 हाईएस्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पार्टनर्स ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि भारत के कौन से 2 एक्सपोर्ट, किन के साथ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया रिसेंटली, और कौन सी 2 पार्टनर कंट्रीज़ है जो इंडिया की रिसेंटली इंपोर्ट है। तो ये आपको गूगल से ही निकालना पड़ेगा रिसेंट का डाटा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।